हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम संवैधानिक तथा सांविधिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूजीसी नेट और पॉलिटिकल साइंस का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि संवैधानिक कहते किसे हैं। ठीक है, ऐसे निकाय जो संविधान की परमिशन से बने हो या जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ हो, उन्हें ही हम संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का, वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन शॉर्ट जिसे हम कैग कहते हैं, सीएजी कैग। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैग होता क्या है, इसका काम क्या होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे अ, आपके एग्ज़ाम्स में कैग के बारे में पूछा जाता है, तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैग के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 148 अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जो ये पूरा नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसमें नियंत्रक का मतलब क्या होता है? तो नियंत्रक कहा जाता है जो सरकार के सभी खर्चों पर निगरानी करे। ठीक है, मतलब सरकार जितना भी पैसों का यूज़ करती है, उस सब की निगरानी करे, उस पे नज़र रखे, ये काम किसका है? नियंत्रक का। अब दूसरा वर्ड है महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक का अर्थ है संसद, जो भारत की संसद है या किसी जिसे हम इन इंग्लिश पार्लियामेंट कहते हैं, वो जो भी धन आवंटित करती है, मतलब जो भी पैसे प्रोवाइड कराती है, उसकी देख-रेख करना और साथ में ये भी देखना कि उसका मिसयूज़ ना हो, उसका गलत तरीके से यूज़ ना हो। ठीक है? तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कैग है, उसका काम क्या है? सभी पैसों से रिलेटेड जो मैटर हैं, उसका लेखांकन करना, मतलब उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना और फिर उसकी ऑडिटिंग करना, देखना कि उसमें कुछ भी मिस्टेक ना हुई हो, कुछ भी गलती ना हुई हो। ठीक है? नेक्स्ट, अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो जो कैग है वो एकल सदस्य संस्था है, मीन्स इसमें एक ही मेंबर होता है और भारत में महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ठीक है, इस विभाग के जो अन्य अधिकारी होते हैं वो सब कैग के अंडर ही काम करते हैं, मतलब कैग एक मेंबर है। ठीक है, एक पोस्ट है एक इंसान की, और जितने भी मेंबर हैं उस पूरे विभाग के, वो सब उसी के अंडर काम करेंगे। ठीक है, आप जो आप देखेंगे इंडिया कई सारे स्टेट में डिवाइड है, तो क्या किया जाता है? कैग के एजेंट के रूप में सब राज्यों में एक एक अकाउंटेंट जनरल अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर वो सब अकाउंटेंट जनरल अपनी रिपोर्ट्स किसको देते हैं? कैग को। ठीक है, अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कैग की कौन अपॉइंट करता है? तो आर्टिकल 148 में ही बताया गया है कि राष्ट्रपति वारंट एवं सील के द्वारा कैग की अपॉइंटमेंट करेगा। अब वारंट एवं सील के द्वारा इसका क्या मतलब है? मतलब वो अपने साइन करके, ठीक है, और उस पे मोहर लगाकर कैग की नियुक्ति करेगा। और इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? या तो प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे, राष्ट्रपति, या उसके प्रतिनिधि दिलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैग के कार्यकाल की। इनका टेन्योर कितना होता है, कितने टाइम के लिए काम करते हैं? तो ये 6 वर्ष या अधिकतम उम्र 65 साल, जो भी पहले हो। अब इसे हम और अच्छे से कैसे समझेंगे? जैसे कोई पर्सन 60 ईयर्स का है, 60 साल का है, तो आप देखेंगे उसके 6 साल पहले कंप्लीट होंगे या पहले वो 65 साल का होगा। तो आप देखेंगे 6 साल पूरे होने से पहले वो 65 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स वो सिर्फ 5 साल काम करेगा। वैसे ही अगर कोई कैग 55 ईयर्स का है, 55 साल का, तो 65 ईयर्स होने में तो उसके 10 साल बाकी हैं, तो वो 6 साल काम करेगा, मतलब जो भी पहले हो। पहले वो 6 साल, अगर उसकी एज कम है तो वो 6 साल तक काम करेगा, अगर उसकी एज ज़्यादा है, 65 तक पहुँचने वाला है, तो वो 65 की एज तक ही काम करके रिटायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पद मुक्ति। अब कैग को उसकी पोस्ट से कैसे हटा सकते हैं? ठीक है, तो आर्टिकल 148 में ही इसके बारे में बताया है, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटाते हैं। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसीजर है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की
बारे में पढ़ाते हुए एक्सप्लेन किया था। तो जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में यूज़ होता है, सेम वही प्रोसीजर कैग के कैग को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब कैग की सैलरी क्या मिलती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी जाती है उतनी ही सैलरी कैग को भी दी जाती है। और उसके जो पेंशन और भत्ते होते हैं, ठीक है, वो कैसे कहाँ से मिलते हैं, तो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कैग अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद वो किसी भी सरकारी पोस्ट को नहीं अपना सकता। ठीक है, कैग सिर्फ जो एक पर्सन है, अगर वो कैग बन चुका है तो फिर वो किसी और सरकारी पोस्ट पर काम नहीं कर सकता। अब इसकी सेवा शर्तें क्या क्या हैं, तो इसकी सैलरी के बारे में कहाँ लिखा है, संविधान की 3री अनुसूची में। कई बार आपसे एग्जाम में अनुसूची भी पूछ ली जाती है, तो 3rd अनुसूची में कैग की सैलरी के बारे में रिटन है। ठीक है, अब 2018 में इनकी सैलरी क्या थी, तो 2,50,000 पर मंथ। ठीक है, 2,50,000 हर महीने दिए जा रहे थे किसको, कैग को। और टाइम टू टाइम ये बढ़ती रहती है। ओके, अब हम देखेंगे कि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो लेखा परीक्षक होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसे संसद के सामने पेश करती है। फिर एक पॉइंट और नोट करेंगे आप, भारत में संघ एवं राज्य मतलब जो सेंट्रल लेवल है और जो स्टेट लेवल है उसके लिए एक ही लेखा परीक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, इकहरी व्यवस्था, सिंगल सिस्टम है। ठीक है, और आप देखेंगे कि राज्य से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है वो लेखा परीक्षक प्रत्येक राज्यपाल को देता है। अब हम देखेंगे इस रिपोर्ट का महत्व क्या है। अब हमने ये तो देख लिया रिपोर्ट तैयार होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप देखेंगे विधानसभा में क्या होता है, ये लास्ट डे पेश की जाती है रिपोर्ट। जो विधानसभा होती है हर राज्य में, उसमें ये रिपोर्ट लास्ट डे पेश की जाती है, इसलिए इसके विचार के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और इस रिपोर्ट के बेस पे किसी पे भ्रष्टाचार का कोई भी मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस रिपोर्ट का मीडिया के द्वारा बहुत यूज़ किया जाता है। लोग काफ़ी प्रचार पा लेते हैं, मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं, कुछ भी गलत हुआ है वो सबको पता चल जाता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। ठीक है, और ये काम करता कौन है, मीडिया करती है। तो लोगों को सपोर्ट मिल जाता है जिसके फेवर में रिपोर्ट होती है। तो यही इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो कैग है उसकी रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस यहीं देखी जाती है, किसी की सरकार गिर भी जाती है और किसी की सरकार बन भी जाती है इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसीलिए कैग को संसद का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कैग क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।